Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ जो कि GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. We're going to talk about ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया. हमने कुछ महीनों पहले भी ये इशू आई थिंक लास्ट मंथ दिस इशू वाज इन न्यूज़ एंड नाउ अगैन द ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इज़ बैक इन न्यूज़. द रीज़न बीइंग एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स सेटअप की गई है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स को सेटअप किया है एंड द एंटायर पर्पस ऑफ सेटिंग अप दिस टास्क फोर्स इज़ दैट दे शुड कम अप विद द लेजिस्लेशन जिससे कि इंडिया में जो ऑनलाइन गेमिंग है उसे रेगुलेट किया जा सके. सो ब्रेक डाउन करते हैं इस न्यूज़ को. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स को सेटअप किया था. पर्पस क्या था कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए. तो इस इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ने ये प्रपोज किया है कि हमें एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी विच शुड बी सेंट्रल. सो फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया वी नीड टू क्रिएट अ सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी और क्लियरली हमें डिफाइन करना होगा कि गेम ऑफ स्किल क्या है और गेम ऑफ चांस क्या है. हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी इसकी बात कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में भी बात करेंगे. जब ऑनलाइन गेमिंग की बात आती है एक होता है गेम ऑफ स्किल. सपोज आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं तो वो गेम ऑफ स्किल है. आपने हर एक मूव जो लिया है वो आपने अपनी स्किल यूज़ करके लिया है. लेकिन देयर इज़ अगैन गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ चांस क्या है? सपोज यू आर प्लेइंग लूडो और आपने अपनी डाइस रोल की तो जो भी डाइस के ऊपर नंबर आया दैट इज़ गेम ऑफ चांस. तो ऑनलाइन गेमिंग में सबसे पहले हमें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को डिफाइन करना होगा. एंड क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स को जोड़ा जाता है विद द ऑनलाइन गेमिंग कि आप यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल दैट. सो देयरफॉर ऑनलाइन गेमिंग को हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लेकर आना होगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई थी उसने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. पहली चीज़ उन्होंने ये कही है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए हमें एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है. हमें गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांसेस को डिफाइन करना होगा एंड ऑल्सो वी नीड टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग अंडर द परमिट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. राइट, ये न्यूज़ है, ये कॉन्टेक्स्ट है. लेकिन हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे. सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जो है इसका सिनेरियो क्या है. अब इसे हम एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ई स्पोर्ट्स. ठीक है, ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स आर बेसिकली वीडियो गेम्स जिन्हें आप प्ले कर सकते हैं. आप प्राइवेटली आपके पास कोई वीडियो गेम का कंसोल है, कोई प्ले स्टेशन, लेट्स से जैसे आज के टाइम पे हम प्ले स्टेशंस कहते हैं. 1990s में कंसोल्स होते थे, उनमें वीडियो गेम स्टोर्स होते थे, वहाँ पे जाकर जो था वो प्राइवेटली वीडियो गेम्स खेली जाती थी. लेकिन करंटली ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये प्रोफेशनल प्लेयर्स के बीच में या फिर टीम्स के बीच में इंडिविजुअली अलग अलग पर्सन्स के साथ खेली जाती है. तो पहले जो हम वीडियो गेम्स खेलते थे बचपन में कि अकेला अकेला बच्चा अपने अपने कंसोल पे लगाकर गेम खेल रहा है, लेकिन आज के टाइम पे ये ऑनलाइन गेमिंग मार्केट बन चुकी है. ये इस तरह के स्ट्रक्चर वे में आ चुकी है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स इसे खेल रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअली करें चाहे टीम्स में करें. तो यहाँ से ई स्पोर्ट्स का जो दौर है वो उभर के आ चुका है. एक तो बात ये है ई स्पोर्ट्स. फिर हमारे पास आता है फैंटेसी स्पोर्ट्स. फैंटेसी क्रिकेट जैसे कि यूजुअली हम एड्स में देखते हैं, है ना. यहाँ पे क्या है, ये इस तरह की गेम्स हैं जिनमें जो प्लेयर्स हैं वो अपने टीम के अंदर वो रियल स्पोर्ट्स प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं एंड दे अर्न पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देयर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग. उन्होंने प्लेयर्स को चूज़ किया एंड वहाँ से वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट मिल रहा है इन देयर गेम. सो
इवन वी हैव ऑनलाइन कैजुअल गेम्स ऑल्सो ना। जो ऑनलाइन कैजुअल गेम्स होती है ज़्यादातर ये स्किल बेस्ड भी हो सकती हैं, मेनली यहाँ पे मेंटल या फिजिकल स्किल के बेसिस पे होती हैं। कुछ चांस बेस होती हैं जो कि कोई रैंडम एक्टिविटी, कोई आपने डाई रोल की, उससे जो नंबर आया उसके ऊपर डिपेंड करती है। गेम ऑफ चांस को गैम्बलिंग भी कंसिडर किया जा सकता है। सो हे व्हाट हैपन्स इज यूजुअली पीपल बेट मनी ओवर है, या फिर किसी तरह की मॉनिटरी वैल्यू लगाकर यहाँ पे बेटिंग की जाती है। तो देयरफॉर गेम ऑफ चांस से गैम्बलिंग प्रमोट हो सकता है, तो ये एक कंसर्न यहाँ पे है। लेकिन कुछ गेम्स गेम ऑफ स्किल्स भी होती हैं जो कि स्किल बेस्ड होती हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट का साइज देखें तो if we look at the revenue which is generated by the Indian mobile gaming industry, तो ये प्रिडिक्ट किया गया है that by 2022 this will be around 1.5 billion dollars, and अगर इसी पेस पे चलता रहा तो by 2025 this can go to 5 billion dollars as well. And स्पेशली अगर हम 2017 और 2020 का दौर देखें, जिस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन होती है, इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज ऑफ 38%। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट की एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 38% रही। कंपेयर अगर करें तो चाइना में 8% थी और यूएस में 10% थी। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इतनी ज़्यादा बड़े पेस पे ग्रो की है। एंड इवन अगर यहाँ पे हम FICCI की रिपोर्ट देखें तो इस दौरान इवन जो ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम रेवेन्यू था, कि गेम्स में जो ट्रांजैक्शंस की जा रही थी, दैट ट्रांजैक्शन बेस्ड योर गेम रेवेन्यू हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 26% इन इंडिया. So the revenue coming from transactions based on these games are also increased. And also if we look at the number of players who are playing these games, तो 2020 में this was around 80 million and by 2021 it got up to 95 million. तो यहाँ पे भी 17% का इंक्रीज हमें मिला है. तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें शो कर रहे हैं कि कितने बड़े रेट पे, कितने बड़े साइज पे इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इस वक्त प्रेजेंट है और किस तरह ये ग्रो कर रही है. और इसी टाइम पे हमें एक सेंट्रल लॉ की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास इन ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं होगी तो वो एक कंसर्न बन सकता है. बिकॉज ऑलरेडी when it comes to regulating the online gaming, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रे एरिया है. ग्रे एरिया इसलिए है बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है जिससे हम ऑनलाइन गेमिंग को कवर कर सकें, चाहे वो उसकी लीगैलिटी की बात हो, चाहे वो उसकी बाउंड्रीज़ की बात हो. सो देयर इज़ नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिससे कि हम ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ को रेगुलेट कर सकें. वी शुड हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिन पे हम उनको देख सकें कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं. और सिंपल अगर हम देखें तो चाहे ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या नहीं, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है. हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, दैट वी कैन नॉट रेगुलेट. एंड एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. हाउ? बिकॉज दिस कम्स अंडर एंट्री 34 ऑफ द स्टेट लिस्ट विच इज़ लिस्ट 2 अंडर गैम्बलिंग एंड बेटिंग. जैसा कि मैंने कहा, गेम ऑफ चांस जो है उसे हम गैम्बलिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग एक स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है अंडर द एंट्री 34 ऑफ लिस्ट 2 गैम्बलिंग एंड बेटिंग. लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से कह दे कि भाई उनके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको जियो ब्लॉकिंग एप्स लेकर आनी होंगी, वेबसाइट्स लेकर आनी होंगी. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इम्प्लीमेंट द रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन गेमिंग. इसीलिए सेंटर को यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करना होगा. सोसाइटल कंसर्न्स भी यहाँ पे हैं. देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि पीपल आर लूजिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी इन ऑनलाइन गेमिंग एंड दे रिजल्ट इन सुसाइड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं.
कि कोई गेम थी, उसमें कोई लेट्स से कोई बच्चा था, वो गेम खेल रहा था और वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट को यूज़ करके ट्रांजैक्शंस कर रहा था, एंड इस तरह की खबरें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं। तो सोसाइटल कंसर्न भी यहाँ से रेज होता है। तो ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स सेटअप किया गया था, इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। पहली जो रिकमेंडेशन दी गई है इस टास्क फोर्स में वो ये है कि हमें एक नोडल मिनिस्ट्री को लेकर आना होगा, एंड जिसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इट कैन एक्ट एज ए नोडल मिनिस्ट्री जो कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड एक्ट एज ए नोडल मिनिस्ट्री टू रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग एक्सेप्ट फॉर ई स्पोर्ट्स कैटेगरी। जो ई स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिविजुअली या फिर टीम्स में, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आ सकता है। अदर देन दैट हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग है, दे शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, विच शुड बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट। एंड जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को अपना रोल प्ले करना होगा। पहली बात तो ये। देन अब देखो, चाहे रियल मनी है चाहे फ्री गेम ऑफ स्किल हैं, इन दोनों के लिए, चाहे कोई ई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई कार्ड गेम अगर खेल रहा है, सो दे शुड बी द सेंट्रल लेवल लॉ जो कि इन सब के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, चाहे कोई रियल मनी गेम है चाहे कोई फ्री गेम है। बिकॉज कैजुअल गेम्स विद नो रियल मनी एलिमेंट, इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ स्टेक जिसमें इट कैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच रूल्स। बट in India, there are large number of users for such casual games where there is no money element. However, it says that it should apply to both, be it real money, be it free game of skill. ठीक है, तो दूसरी चीज़, we need a central level law for online gaming. Apart from this, जैसे कि हमने beginning में कहा, we need to create a regulatory body for the online gaming industry. And this body shall establish, what is a game of skill, what is a game of chance, and it should also certify the gaming forms also. इससे क्या होगा कि जो गेमिंग कंपनीज हैं, they will have to pursue some compliances, there will be some rules and उनकी इन्फोर्समेंट यहाँ पे हो पाएगी। And then अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो उसके लिए हमें 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा। एंड इट शुड बी जस्ट सिमिलर, जिस तरह से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए आईटी रूल्स के अंदर जिस तरह की रूल्स दिए गए हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में आनी चाहिए। एंड वी नीड टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग अंडर द प्लेटफॉर्म अंडर द स्कोप ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। These platforms can be a reporting entities. This can be used, it can be needed to report the suspicious transactions. हमारी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, अगर वो इंडियन यूजर्स को रियल मनी ऑनलाइन गेम्स ऑफर कर रहा है, तो ऐसे केस में दे नीड टू बी ए लीगल एंटिटी विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन लॉज। एंड जो भी बेटिंग एप्स हैं, द बेटिंग एप्स कैन बी इंक्लूडेड। इसे हम डिजिटल इंडिया लॉ के अंदर लेकर आ सकते हैं। देयर सो मेनी ऑफशोर बेटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स विच आर इलीगल इन इंडिया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है इंडियन यूजर्स में, बिकॉज दे अलाउ द यूजर्स टू ट्रांजैक्ट इन इंडियन रुपी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई और थ्रू पॉपुलर वॉलेट्स। सो डिस्पाइट बीइंग बेस्ड आउटसाइड इंडिया, some of these websites are even advertised in Indian media as well. तो इन बेटिंग एप्स को भी हमें डिजिटल इंडिया लॉ के अंदर लेकर आना होगा। एंड ऑल्सो ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग द गेम ऑफ चांस, जैसे जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, जो गैम्बलिंग एक्ट एप्स हैं, तो डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आना चाहिए। इट शुड रिप्लेस द आईटी एक्ट। एंड इसमें इंक्लूड किया जाए कि कौन कौन सी ऐसे प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड यूजर हार्म्स दैट विल नॉट बी परमिटेड। तो ये चीज़ है
कि हमें अब डिजिटल इंडिया एक्ट की ज़रूरत है, जिसके एम्बिट में हमें इन सभी पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, करंट में है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो रिसेंटली हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, विच इज़ इंडिजीनियस बाय द वे, जिसे प्रचंड कहा जाता है, द प्रचंड, द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इट इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमीज एयर डिफेंस। ये एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन कंडक्ट काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक एंड सो मेनी थिंग्स। और इसे इंडियन एयरफोर्स के अंदर फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है और ये इंडक्शन जोधपुर एयरबेस में हुई थी। तो जोधपुर एयरबेस में इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, it says that it is the only attack helicopter in the world. It can land and it can take off at an altitude of 5,000 meters. दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5,000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लैंड कर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है, हैविंग कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल्स। एंड इट ऑल्सो मीट्स ऑल द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने ले डाउन की हैं। तो भाई क्योंकि अब ये न्यू हेलीकॉप्टर इंडक्ट हुआ है, अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस पर्सपेक्टिव से, तो अब हम इस वीडियो में इस हेलीकॉप्टर के जेनेसिस के बारे में देखेंगे, किस तरह ये डेवलप हुआ है, क्या फीचर्स हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। बिगिनिंग विद द जेनेसिस ऑफ द हेलीकॉप्टर। समझिए थोड़ा सा, करंटली इंडिया में वी हैव सब 3 टन कैटेगरी। फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर जैसे कि चेतक और चीता, ये फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर्स हैं। दे आर मेड इन इंडिया बाय HAL एंड दीज आर द प्राइमरी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, चेतक एंड चीता। इसके अलावा इंडियन फोर्सेस लैंसर भी ऑपरेट करती हैं। लैंसर इज़ नथिंग बट द आर्म्ड वर्जन ऑफ चीता। तो बेसिकली चेतक और चीता है, चीता का जो इंडियन फोर्सेस यूज़ करती हैं दैट इज़ लैंसर, वो बेसिकली इसका आर्म्ड वर्जन है। इन एडिशन टू दिस, इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो ऑपरेट्स रशियन ओरिजिन Mi-17 और उसके वेरिएंट्स हैं MN-17-4, Mi-17V5 एंड इनमें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है दैट इज़ ऑफ 13 टन्स विच आर टू बी फेस्ड आउट बाय 2028। 18 टन्स का वेट लेकर ये टेक ऑफ कर सकता है और इसको, इस कैटेगरी को हमें 2028 तक फेज आउट करना है। अब 1999 कारगिल वॉर में ये देखा गया कि हमें एक लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है ताकि हमारी उस टाइम पे जो इंडियन बैटलफील्ड सिनेरियो थी वहाँ पे प्रिसीजन स्ट्राइकिंग हो सके। तो फॉर दैट वी नीड अ लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर। तो मतलब इट मेंट दैट वी नीड अ क्राफ्ट, अ हेलीकॉप्टर दैट कुड ऑपरेट इन वेरी हॉट डेजर्ट्स एंड ऑल्सो एट वेरी कोल्ड हाई एल्टीट्यूड। चाहे हॉट डेजर्ट हो वहाँ पे भी ऑपरेट कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट पे चाहे कोई कोल्ड अल्टीट्यूड जो वहाँ पे भी कर पा रहा है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन काउंटर इंसर्जेंसी सिनेरियो, या फिर अगर फुल स्केल बैटल कंडीशंस आ जाएं तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होना चाहिए। सो रिक्वायरमेंट वॉज फॉर मोर एजाइल मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक एयर हेलीकॉप्टर। तो उसके बाद 2006 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, सैंक्शन किया गया एंड HAL को ये टास्क दिया गया कि भाई आपको इसे डेवलप करना है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो HAL का जो रोटरी विंग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है, दे हैव वर्कड ऑन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर विच इज़ ध्रुव एंड इट ऑल्सो वेपनाइज द ALH रुद्र। मतलब आपका जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसे वेपनाइज करके वो बन जाता है रुद्र। सो दे हैव ऑलरेडी एम्बार्क्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन उनको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का भी प्रोजेक्ट दिया गया।
जिसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट होती है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है दैट इट हैज़ अ ट्विन इंजन एंड इट इज़ अ डेडिकेटेड कॉम्बैट कैटेगरी। ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में आता है विद 5.8 टन क्लास, जिसे कि लाइट माना जाता है। 5.8 टन इस क्लास में अगर ये हेलीकॉप्टर है तो ये लाइट है। इसके अगर फीचर्स देखें तो इट हैज़ अ वेरी नैरो फ्यूजलेज। बेसिकली जो एरोस्पेस को भी व्हीकल, उसकी जो मेन बॉडी होती है ना, जो एयरक्राफ्ट की सेंट्रल बॉडी होती है जिसके आसपास विंग्स और टेल्स लगी होती है, इंजन लगा होता है, उसे कहा जाता है फ्यूजलेज। एक तो बहुत ही पतली इसकी बॉडी है एंड अलॉन्ग विद दैट जो इसका टेंडम है, एक कैरियर जो कि जैसे कि दो चीज़ों को आपस में पुल करता है। सपोज एक बाइसाइकिल है, so one people is sitting in front and the other people is sitting in the back, but if suppose both are able to pedal, ठीक है, तो इसका मतलब they are combined together। तो यहाँ पे जो टेंडम यूज़ किया जाता है, one is from behind and the other is like it's between like pilot and the co-pilot। इस तरीके से यहाँ पे टेंडम चलता है। जो co-pilot है that is also given the weapon systems operator। It is also it also have many more state of art systems, जिससे कि ये डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर बनता है। सबसे पहले इसकी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इन February 2010 एंड देन इट टुक इट्स फ्लाइट इन मार्च इन 2010, जिसके बाद से कुछ प्रोटोटाइप्स आते हैं। TD2 जो 2012 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, जहाँ पे कोल्ड वेदर ट्रायल्स किए गए एट अ हाई ऑल्टीट्यूड। उसके बाद TD3, TD4 प्रोटोटाइप्स आते हैं। दे ऑल्सो कम्प्लीटेड देयर ट्रायल्स इन 2014, 2015 एंड जो रिक्वायर्ड फ्लाइट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने उसे भी पास किया। अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर फ्लाइट टेस्टिंग की गई, सी लेवल से लेकर सियाचिन रेंज तक, कोल्ड वेदर से लेकर एक्सट्रीमली हॉट वेदर तक। और इन टेस्ट में देखा गया कि भाई जो इसके मिशन सेंसर्स हैं वो किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हो, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम हो, सॉलिड स्टेट डाटा, वीडियो रिकॉर्डर, वेपन सिस्टम, all of this was tested. And then in March this year, we have the Cabinet Committee on Security. They approved the procurement of 15 light combat helicopter limited series production, जिसमें 10 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिए गए और 5 आर्मी को दिए गए। ठीक है, फाइनली अगर हम इसके फीचर्स देखें तो याद रखेंगे इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है 5.8 टन, जिसकी वजह से ये लाइट कॉम्बैट में आता है। अब कॉम्बैटिंग हेलीकॉप्टर है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है। इसकी जो रेंज है दैट इज़ 550 किलोमीटर्स एंड इसकी एंड्योरेंस 3 आवर्स तक रहती है। It serves ceiling the maximum density altitude to which it can fly। maximum density altitude में ये 6.5 किलोमीटर्स तक फ्लाई कर सकता है। This helicopter also uses radar absorbing material and basically to the low radar signature, and इससे जो crash proof structure ये बन चुका है and it has a perfect landing gear as well। It also offers the cabin protection from nuclear contingencies, biological contingencies and chemical contingencies as well। It is equipped with countermeasure dispensing system, जिससे कि it also protected from the enemy's radar। कोई इंफ्रारेड सीकर आ रहा है, कोई एनिमी मिसाइल है, उससे भी इसको प्रोटेक्ट करता है। वेपन्स की बात करें तो इसमें 20 mm के ट्यूरेट गन हैं, 70 mm के रॉकेट्स हैं और एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। इंजन्स अगर हम देखें तो याद रखेंगे कि यहाँ पे 2 इंजन्स हैं, फ्रेंच ओरिजिन के शक्ति इंजन्स यहाँ पे लगाए गए हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL। तो इन फीचर्स की वजह से लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को बहुत ही कॉम्बैटिक रोल की कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय एनिमीज़ एयर डिफेंस, they can engage in the counter insurgency warfare, they can combat the research, they can rescue, anti tank, counter surface force operation, ये सब कुछ कर सकता है।
सो देयरफॉर इस तरह की जो अचीवमेंट्स होते हैं दे वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनी कंट्री, इंडिया के लिए भी सिग्निफिकेंट हैं बिकॉज इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर फील्ड ऑफ डिफेंस. It shows that India has capability in developing state-of-art defense technology, which could also pave way to Atmanirbhar Bharat, especially in the defense sector. तो इससे हमारा जो डिफेंस इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो पाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया की जो पोजीशन है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट वो यहाँ पे इम्प्रूव होगी. सो सच स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. So therefore, it is important for us to cover these. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.